रहा था, सरकार ने वक्त दिया था, सरकार का वक्त कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हम बात आज सरकार की नहीं करेंगे, हम बात करेंगे अस्थायी कर्मचारी की, जो इस वक्त खुद भी परेशान है, काम पर जा रहा है, नौकरी कर रहा है, धूप में, कड़कती धूप में भी जा रहा है, लेकिन आगे उसका होगा क्या। रवि जी, जो चीज़ें मैं अभी बता रहा हूँ, इस वक्त अगर मार्केट की हालत देखी जाए, गाड़ियों की हालत देखी जाए, गर्मी से भी लोग घर से बाहर नहीं आ रहे, लेकिन लोगों के पास पैसा जो है वो इस वक्त होने के बावजूद भी ऐसा लग रहा है नाम मात्र है, क्योंकि स्कूल की फीसें जा रही हैं। अब बचाए तो बचाए क्या, ऑपरेशन सिंदूर सही तरीके से ख़त्म नहीं हुआ, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और कहीं ना कहीं डर का माहौल है आज भी। ऑपरेशन सिंदूर, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो हमने ख़त्म नहीं किया है। अगर कहीं कोई हमारे देश के ऊपर आतंकवादी हमला होता है तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और अभी तक जो हमारी न्यूज़ के माध्यम से हमें जानकारी है, तो अभी तक हमारी बॉर्डर पे जो फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट हुई थी वो अभी वहीं पे स्टे ऑन है, तो इसलिए ख़तरा अभी टला नहीं है। और दूसरा, पाकिस्तानी देश के एक पुरानी हिस्ट्री रही है कि वो चोरी उसका करना, मतलब उसका पेशा है कि वो हमेशा चोरी करके हमारे देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगातार लगा रहता है। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि हालात सुधर गए हैं। तो आपने कहा कि मार्केट के अंदर आज सुनसान सब कुछ है, तो लोगों में डर है। जिसके पास पैसे हैं वो खर्चना नहीं चाह रहा, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए हर इंसान ये डर रहा है कि जो अननेसेसरी का खर्चा है वो ना किया जाए, क्योंकि कोई पता नहीं हालात कब कैसे हो जाएंगे। अभी आप पीछे देखें, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और 4 दिन के अंदर ही हमारे जम्मू के हालात जो है बहुत नाजुक स्थिति में पहुंच गए थे, क्योंकि इस वक्त कहीं ना कहीं इस बार जो है वो टारगेट हमारा जम्मू ही था, और पाकिस्तान की तरफ से ज़्यादा टारगेट जो है जम्मू को ही किया गया और रिहायशी इलाकों को किया गया, तो जिससे ज़्यादा पब्लिक के अंदर एक डर का माहौल है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है इस वक्त, और अननेसेसरी के खर्चे करने भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई पता नहीं है कि कब क्या हो जाए। तो मैं तो यही समझता हूं कि इस वक्त हालात जो हैं, अभी हम ये नहीं कह सकते कि हालात सुधर चुके हैं। रवि जी, देखिए, जो लोग आपके अस्थायी कर्मचारी हैं, जिनको 9,9300 जो इस वक्त सैलरी मिल रही है, वो इस वक्त किस तरह से पैसे बचाएंगे? मैंने पहले कहा, स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, फीसें देनी पड़ती है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ अगर चलना चाहे तो लास्ट में 100-100 रुपया भी जो है वो बच नहीं पाता। अगर गलती से हालात फिर से ख़राब हुए तो क्या होगा? गुलशन जी, पहले तो हम भगवान से यही दुआ करेंगे कि सब कुछ शांत रहे, हालात ठीक रहें, हालात ख़राब ना हो। तो अभी रिसेंटली अप्रैल महीना बीता है, तो हमारे लिए हर साल ये नई मुसीबत होती है कि जब भी मार्च में पेपर हो जाते हैं, अप्रैल में नई एडमिशनें होती हैं, नई किताबें लेनी है बच्चों की, नई यूनिफॉर्म्स लेनी है, तो ये हमारे लिए बड़ा क्रूशियल टाइम होता है। तो इस बार हमने सरकार के ऊपर दबाव भी बनाया था, और सरकार ने कमिटमेंट भी की थी कि सरकार पेंडिंग वेजेस के तौर पे हमें कुछ ना कुछ रिलीफ देगी। और ये हमारी बदकिस्मती है कि 22 अप्रैल को जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ, और उसके बाद जो कुछ भी हालात देश के अंदर बने, तो अगर ये नहीं बनते तो शायद हमें कोई ना कोई रिलीफ सरकार की तरफ से मिल जाती। लेकिन हालात इस तरह के बन गए कि अब हम सरकार को भी ये नहीं कह सकते कि आप हमारे मसले पर ना हम सरकार को धमकी दे सकते हैं, ना हम कोई एजिटेशन पे जा सकते हैं इन हालातों में। क्योंकि आज कहीं ना कहीं समाज के प्रति अगर हम सरकार से अपने हक की बात करते हैं, तो समाज के प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। समाज के अगर हम सरकार से हक की बात करते हैं, तो हमारा ड्यूटीज़ भी बनती है कि जब देश कहीं संकट में फंसता है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम देश के साथ खड़ा हों, और देश के हक में फ़ैसले लेने पड़ते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं हम ये ज़रूर कहेंगे कि जो सरकार ने वादा किया था, हम आज ये तो नहीं कह सकते कि सरकार ने वादा तोड़ दिया या सरकार की मंशा ठीक नहीं है, लेकिन हालात ऐसे बन गए, देर ज़रूर हो गई है। नहीं तो हमें ये उम्मीद थी कि अप्रैल में एक किस्त हमें पूरे चांसेस थे कि हमें एक किस्त अप्रैल में मिल सकती थी। लेकिन हम अभी भी उसी कोशिश में लगातार सरकार से कोशिश कर रहे हैं मिलने की भी, दोबारा मिनिस्टर साहब से। और पिछले दिनों हमने कोशिश की तो वो अपने होम टाउन गए हुए थे, रजौरी पुंछ, क्योंकि वहाँ पे उस साइड पे नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। तो वहाँ पे लगातार वो 4-5 दिन रहे, और उसके बाद उनको कश्मीर जाना था, वो कश्मीर चले गए। तो मुझे लगता है कि इस हफ्ते अगर वो जम्मू आते हैं तो हम कोशिश करेंगे, मिलेंगे उनसे,
कि जो उन्होंने वादा किया था जो किस्त पेंडिंग वेजेस का, तो उस पर हम पूरा दबाव बनाएंगे उनके ऊपर कि कुछ ना कुछ डेली वेजर को जो है वो रिलीफ मिल सके, ताकि अगर इन फ्यूचर कोई ऐसी घटना घट जाती है तो कहीं ना कहीं डेली वेजर को रोजी रोटी के लिए मोहताज ना होना पड़े, ताकि डेली वेजर के पास भी कुछ ना कुछ इतना बंदोबस्त हो सके कि जैसे अभी आप हमने देखा लोगों ने 2-2 3-3 महीने का राशन इकट्ठा कर लिया, लेकिन हमारा डेली वेजर कहाँ से वो 2 महीने का राशन डालेगा? वो तो बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोजी रोटी का इंतज़ाम करता है। तो अगर कहीं ऐसे हालात बनते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे डेली वेजर के लिए खाने पीने का बंदोबस्त जरूर हो, ताकि अभी भी आपने देखा होगा कि डेली वेजर ने बढ़ चढ़ कर इस क्रूशियल टाइम में अपनी ड्यूटी को सरंजाम दिया और हर घर तक पानी पहुंचाने का भरपूर प्रयास जो है वो हम करते रहे, क्योंकि रात को ब्लैकआउट हो जाता था, रात की सप्लाईज जो होती थी वो टोटली बंद हो जाती थी, स्टेशन नहीं चलते थे, और दिन को हमें डबल मेहनत करके लोगों तक हम कोशिश करते थे कि लोगों को थोड़ा बहुत पानी जो है पीने के लिए मिल सके। तो हम नहीं चाहते कि पहले तो हम भगवान से यही दुआ करेंगे कि दोबारा ऐसे हालात बने ही नहीं, और सरकार से भी ये अपील करेंगे कि आपने जो वादा किया है, आपने 200 करोड़ कहा था, हम ये शर्त भी नहीं रखेंगे कि आप 200 करोड़ ही दो, लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि कम से कम एक किस्त आप रिलीज़ करो, ताकि अगर ऐसे हालात दोबारा बनते हैं तो डेली वेजर को भूखमरी का सामना ना करना पड़े। अगर हालात ना बनते तो किस्त आ जाती इस पर? नहीं, हमें पूरा विश्वास था। देखिए मिनिस्टर साहब ने उसके बाद भी हमारी टेलीफोन पे बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि मैंने प्रोसेस शुरू करवा दिया है, तो हम जब तक मिलेंगे नहीं तब तक हम कॉन्फिडेंस करना, थोड़ा मेरा अपना मानना है कि मैं कभी भी इतनी जल्दी विश्वास नहीं करता हूं जब तक इन राइटिंग में मेरे सामने कुछ नहीं आएगा। मैं खुद विश्वास नहीं करता हूं तो बाकी वालों को भी ये तो नहीं कह सकता कि हाँ वो सच बोल रहे हैं या कुछ प्रोसेस हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मैंने प्रोसेस जो है वो शुरू करवा दिया है, आपका मसला जो है पेंडिंग वेजेस का जल्दी हल हो जाएगा। तो हम यही उम्मीद करेंगे। सर मुझे एक चीज़ आपसे पूछनी है, देखिए जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर अमरुदुल्ला साहब जो है जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सहानुभूति दे रहे हैं। देखिए इस वक्त सरकार बेशक चला रहा है, लेकिन यूनियन टेरेटरी है, पावर्स इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर पावर्स जिनके पास होती तो जिन लोगों का नुकसान हुआ है, अभी एलजी साहब भी जा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जिन जिन के घरों के लोग जा चुके हैं उनको नौकरी दी जाएगी, उनको मुआवजा दिया जाएगा। चलिए मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन ये जंग होती ही क्यों है? ये होनी नहीं चाहिए थी ना। ये जम्मू कश्मीर को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। बिल्कुल, हम तो ये चाहते हैं इंसानियत के तौर पे देखें तो ये होनी नहीं चाहिए, लेकिन हमारा पड़ोसी देश जो है ये शुरू से लेके पता नहीं किस मेंटालिटी के लोग वहाँ पे रहते हैं या कैसे वहाँ के सियासतदान हैं। अगर हम वहाँ के खबर देखते हैं, वहाँ की जनता भी अपने पॉलिटिशियनों से परेशान है। वहाँ की मैं एक लेडीज़ की वीडियो देख रहा था, वो अपील कर रहे थे हिंदुस्तान से कि हमारे पॉलिटिशियनों के घर के ऊपर बम फेंको, हमारे आर्मी के ऑफिसर्स के घर के ऊपर बम फेंको, ताकि हमारा इनसे छुटकारा हो सके। तो वहाँ की पब्लिक भी दुखी है, लेकिन कुर्सियों के लिए पता नहीं कैसे मेंटालिटी के लोग हैं, अपने लोगों को तो हरासमेंट करते ही करते हैं। और वो छंदम युद्ध जो छेड़ रखा है भारत के साथ, भाई इसी भारत का हिस्सा हो आप भी, कभी इसी देश में तुम लोगों ने खाया भी है, पिया भी है, यहीं पले बड़े हो, आज इसी देश से इतनी नफरत करते हो, सिर्फ किसके लिए? एक कुर्सी के लिए। कुर्सी जो कि सदा साथ नहीं जाएगी, जिस दिन मर जाओगे ये कुर्सी यहीं छोड़ के चले जाओगे। तो अगर आपने देश अलग कर लिया तो आप आराम से जियो यार, खुद भी जियो, हमें भी जीने दो, जम्मू वालों को भी जीने दो। पता नहीं क्या दुश्मनी ऐसी जम्मू वालों के साथ, जो भी दुश्मनी निकालता है वो जम्मू वालों के साथ निकालता है। और इस बार तो मुझे लग रहा था कि जम्मू के ऊपर इतना ज़बरदस्त उन्होंने हमला किया था, ये तो कोई ऊपर वाले का जैसे हमारा शुरू से ये मानना रहा है कि माता बावे वाली जो है ये जम्मू की रक्षा करती रही है, और इस बार भी ये साबित हुआ है कि जब तक माता बावे वाली का स्थान यहाँ पे है तो जम्मू का बाल भी बांका करना किसी दुश्मन के लिए इतना आसान नहीं है। तो हम तो यही चाहेंगे दोनों देश वो अपना कारोबार करे अपने देश में। जब आपने बंटवारा कर लिया, आपने अपना देश अलग बना लिया, यार खुद भी चैन से जियो, अपना काम करो, अपने देश की तरक्की करो, और जो लोग भूखे मर रहे हैं उनको कारोबार दो, उनकी रोजी रोटी का इंतज़ाम करो। ये जंग कभी किसी का भला नहीं कर सकती। देखिए जंग कभी किसी का भला नहीं कर सकती, रवि जी का ये कहना है। लेकिन बहरहाल मैं आपको बता दूं, IMF ने जो पैसा कहीं ना कहीं पाकिस्तान को देना था उसके लिए 11 शर्तें और रख दी थी। उन 11 शर्तों को लेकर अब पाकिस्तान को अपनी पार्लियामेंट के अंदर उन शर्तों को मनवाने के लिए विपक्ष को भी मनाना पड़ेगा और फिर जाकर अपनी आर्मी को भी मनाना पड़ेगा। लेकिन आर्मी मानेगी या नहीं ये बात की बात है, लेकिन हमारा भी ये कहना है कि जंग
किसी भी चीज़ का इलाज नहीं है। जंग हुई, दोनों मुल्कों में हुई, लेकिन नुकसान किसका हुआ? आम पब्लिक का। नुकसान किसका हुआ? उस व्यक्ति का जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ कुआं खोद कर पानी पीता था। नुकसान उसका हुआ जो दिहाड़ी लगाता था। नुकसान उसका हुआ जो बाहर जाकर अपने बच्चों के लिए पैसे कमाता था। चलिए, सरकार वो मदद कर रही है थोड़ी बहुत, लेकिन सरकार इतनी भी मदद नहीं कर